नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध बाप बेटा कलाकार। एक कहावत है, लाइक फादर लाइक सन। मैं आपको भारतीय इतिहास के 3 प्रसिद्ध पिता और पुत्र कलाकार के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। यह आपको यूपीएससी और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, विशेष करके बीपीएससी में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो बनाया हूं और उस सभी वीडियो से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वह आप लोगों के बहुत लाभदायक होंगे। मैं प्रत्यक्षम की प्रमाणम आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो को देख सकते हैं। वह वीडियो में जो भी चर्चाएं कहानी के रूप में करते हैं, वह कहीं न कहीं किसी न किसी पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि मैं शोधपरक आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, नवीन विषय वस्तु पर एक तालमेल के साथ, एक क्रमबद्धता के साथ, एक कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध पिता और पुत्र कलाकार के रूप में 3 जन हैं जिनकी चर्चाएं मैं आपको करने जा रहा हूं। प्रसिद्ध बाप बेटा मूर्तिकार धीमान और विथिपाल हैं। आप नाम सुने होंगे धीमान और विथिपाल का। पूरे भारतीय इतिहास में यह व्यक्ति जो पाल कलाकार के रूप में जग प्रसिद्ध हुए और इनकी नामकरण कई जगहों पर पाई गई है। केवल और केवल बाप बेटे मूर्तिकार धीमन और विथिपाल का कई जगह अभिलेख में पाए गए हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से आरजू है कि विनती है कि पाल संस्कृति, पाल कल्चर के बारे में आप पढ़ेंगे तो इनको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बाप बेटा जो मूर्तिकार हैं धीमन और विथिपाल, वह स्कल्पचर ऑफ नालंदा कहलाते हैं। इसलिए बीपीएससी के परीक्षाओं में तो यह निश्चित ही रूप से पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं कि पाल कला बहुत प्रसिद्ध है और बीपीएससी में तो मेंस में भी पाल कला के बारे में पढ़ना है। यह कांस्य प्रतिमाओं की निर्माण शैली में निर्णायक योगदान देने वाले धर्मपाल देवपाल जो राजा थे उस समय के, उन्हीं के काल में यह आपको कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। मैं आपको बता रहा हूँ, पत्थर की मूर्तियाँ काले बेसाल्ट की बनी होती थी और शरीर के अग्रभाग को दिखाने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पश्च भाग को उतना नहीं ध्यान दिया जाता था, इसलिए और अलंकार की प्रधानता थी। यह मूर्ति सुंदर और कला परिपक्वता से परिपूर्ण थी। आप देख रहे हैं, यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, अग्रभाग में अलंकारिता के साथ साथ इसके भव्य और दिव्य प्रस्तुतिकरण की गई है। यह देखने ही से, दूर से ही देखने से आपको लग जाएगा, आकर्षक लगेगा कि भाई यह तो हम लोगों के जो क्षेत्र है उसमें यह मूर्ति रहती या मेरे घर में यह मूर्ति रहती तो हम बहुत ही इसको सुसज्जित करते और इसका ध्यान करते इस मूर्ति का, क्योंकि जितनी भी मूर्तियां हुई उसमें से मुख्य रूप से देवी देवताओं और बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित रहे। मैं आपको बता दे रहा हूं कि पाल जो राजा थे वह मुख्य रूप से आपको बौद्ध धर्म के संवर्धक के रूप में रहे, संरक्षक के रूप में रहे। इसलिए कहीं न कहीं बुद्ध की मूर्तियां अवस्थित है। आपको देखने ही से कितने आकर्षक लगते हैं। बेसाल्ट की ललित मूर्ति, कार्तिकेय की गणेश से घिरी हुई नक्काशीदार शंख भी आपको मिलेंगे। सोमपुर बिहार के केंद्रीय तीर्थ के दीवाल का अलंकरण, नालंदा से प्राप्त आपका खसर्पण जिसको शंखर्पण भी कहते हैं, लोकेश्वर की मूर्ति कला है। वाराह अवतार भगवान विष्णु की मूर्ति कला है। जीन
ऋषभ नाथ जगदल महाविहार पहाड़पुर से प्राप्त टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब होता है पक्की मिट्टी का फलक भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तक्षण कला के क्षेत्र में यह एक प्रखर आपको धीमान और विथिपाल थे, प्रखर सूत्रपात और शुरुआत करने वाले थे, इसलिए इनको मगध जंग शैली भी कहा जाता है, पूर्वी भारतीय शैली भी कहा जाता है। यह प्रखर और प्रवर्तक के रूप में धीमान विथिपाल को माना जाता है पूर्वी भारतीय शैली और मगध जंग शैली के रूप में। चिकने काले रंग की कसौटी वाले पाषाण और धातुओं की सहायता से मूर्तियों का निर्माण होता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना सुंदर और कितना सलोना है, कितना आकर्षक है और कितना भव्य और दिव्य है, जिसमें अलंकारिता जो है कूट कूट के भरी हुई है, जो देखने से ही आकर्षक लगता है, चित्ताकर्षक लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ पाल कला की पत्थर और कांस्य प्रतिमाएं सांचे से निर्मित होती थी, जिसके साक्ष्य जो है नालंदा, कुकड़ीहार, अंतीचक, सुल्तानगंज इत्यादि जगहों से मिले। ये सभी जगह बिहार के स्थल हैं, इसलिए बिहार के बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में निश्चित ही पूछे जा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आद्योपांत देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे और समझेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि कांस्य के जो ये कलाकार थे, पिता पुत्र जो थे, आपको इनकी कला जो है कई इतिहासकारों ने इनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि नटराज की मूर्ति जो एस्थेटिक था, सौंदर्य प्रेमी की तरह था, उसी तरह से ये भी जो है पाल कला का जिस तरह से आपको चोल कला का प्रसिद्धि मिली, उसी तरह से पाल कला की प्रसिद्धि मिली है। और वह प्रसिद्धि के नायक, प्रसिद्ध नायक के रूप में बाप बेटे थे धीमान और विथिपाल। इनको भूलेंगे नहीं, यह निश्चित आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है कि इसको जरूर आप आद्योपांत देखेंगे। मैं अब दूसरा नाम कहने जा रहा हूँ, बतलाने जा रहा हूँ। वास्तुशिल्पी जैता और उनके जो पुत्र थे नाया और पुंजा। नाया और पुंजा जो थे उनके पुत्र थे, 2 पुत्र थे और दोनों पुत्र मर्मज्ञ कलाकार बने। मैं आपको दिखा रहा हूँ यह विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का है। इसके निर्माणकर्ता राणा कुंभा थे और वास्तुशिल्पी जो थे जैता और उनके पुत्र जो थे नाया एवं पुंजा थे। एक्चुअली इनका निर्माण जो हुआ है महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय स्मारक के रूप में निर्माण किया गया और यह 1440 से 1448 1448 में बना है। 9 मंजिल का है, आप काउंट कर सकते हैं, 9 मंजिल का है। और यह कृति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि और महेश भट्ट द्वारा लिखा गया है। यहाँ भी अत्रि और महेश भट्ट के द्वारा कृति स्तंभ के प्रशस्ति लिखे गए हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह बहुत ही प्रसिद्ध है और आज भी यह इसी तरह से प्रखरता और दिव्यता के साथ खड़ा है और दिखाता है कि भाई हमारी जो संस्कृति रही है, जिसके कण कण में, जिसके क्षण क्षण में, जिसके एक एक कदम कदम पर कहीं कृति स्तंभ है, कहीं विजय स्तंभ है, कहीं आपका मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं गुरुद्वारा है, तो कहीं आपको चर्च हैं। यह कहता है कि हम विविधताओं के साथ एकता का दृढ़ पताका हम फहराते हैं। वही पताका फहराने वाले जैता और उनके पुत्र जो थे नाया और पुंजा ने बनाया है और यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि यह इसके निर्माणकर्ता जो थे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा थे और आपको इन्हीं के वंशज में महाराणा प्रताप हुए
यह आप जानते ही होंगे। इस स्तंभ के बारे में आपको पहले ही बता दें कि महमूद खिलजी को नेतृत्व वाली जो मालवा और गुजरात की सेनाओं को हराने के उपलक्ष्य में विजयोल विजयोल विजयोपरांत जो है यह बनाया गया था। इनका निर्माण काल पहले ही हम बता चुके हैं, 1440 से 1448 है। इसलिए आप जैता और उनके पुत्र नय और पुंजा को ध्यान में रखेंगे। और प्रशस्ति जो लिखे गए हैं इस पर कृति स्तंभ का, वह अत्रि और महेश भट्ट लिखे गए हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी याद रखेंगे। मैं एक और नाम आपको बता रहा हूँ, यह काल है अकबर का काल है। अकबर के काल में बसावन और उनके जो पुत्र थे मनोहर दास, उनकी कृति आज भी लहराती है। मैं आपको बता रहा हूँ, बसावन जो है 1580 से 1600 तक रहे। 1605 में आप जान ही रहे हैं कि अकबर की मृत्यु होने के बाद आपको बसावन के पुत्र मनोहर दास, मनोहर या मनोहर भी कहलाते हैं, वह जहांगीर की सेवा में कार्य करने लगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अकबर के काल में भी यह मनोहर दास थे और बाद में इनका पल्लवन और पुष्पन मीन्स और इनका श्री विकास जो हुआ इनकी कृति का, इनकी कला का, वह जहांगीर के पीरियड में हुआ। क्योंकि पूरे मुगल काल में सबसे अच्छे और मर्मज्ञ आपको कलाकार के संरक्षक के रूप में आपको जहांगीर हुए, जिनकी पेंटिंग के बारे में आप कह सकते हैं कि यहाँ तक ये कहते थे कि एक कोई चित्रकला बनाया है, उसकी नाक कौन बनाया, आँख कौन बनाया और उनके आपको मस्तिष्क कौन बनाया है, बाल कौन बनाया है, मीन्स प्रत्येक अंगों को अगर 20 कलाकार बनाते हैं या बनाए थे तो उस सारे कलाकारों के कलाकारिता को देखकर बता सकते थे कि वह कला यह जो है पेंटिंग किनके द्वारा नाक बनाई गई है, किनके द्वारा कान बनाई गई है। इतने मर्मज्ञ यह जानकार थे, यह आपको सूक्ष्म दृष्टा के रूप में थे, जिनको कला की सूक्ष्म जानकारी थी। ऐसे राजा पूरे मुगल काल क्या भारतीय इतिहास में जहांगीर जैसे कला मर्मज्ञ बहुत ही कम होंगे। मैं आपको बता रहा हूं और उनके काल में मनोहर दास रहे तो आप समझ सकते हैं कि मनोहर दास की कृति कैसी थी। आइए मैं बता रहा हूं, मुगल शैली के एक भारतीय लघु चित्रकार थे बसावन, जो अहिर जाति के थे, यादव जाति के थे। वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अकबर ने इनकी अदालत का चित्रकार बनाए थे और अब्द अल समद उस समय के नामी ईरानी चित्रकार थे, उनके प्रभाव में आए हुए थे। उनके बेटे मनोहर दास, जिनके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया है, दरबारी चित्रकार के रूप में उत्तराधिकारी बने। बसावन 100 से अधिक चित्रों का निर्माण कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनका सबसे पहला उल्लेख तूतीनामा के सचित्र संस्करण में प्रकाशित हुआ है और इनमें से अधिकांश चित्र पांडुलिपियों के लिए हैं। इनमें से कई में बसावन एक दूसरे कलाकार के साथ डिजाइनर थे, जिन्होंने रंग की आपूर्ति की। जिन कामों के लिए निश्चित रूप से बसावन एक दूसरे कलाकार के साथ डिजाइनर थे, उनमें रज़्मनामा, अकबरनामा, दरबारनामा, जमी के बहारिस्तान और तैमूरनामे के चित्र शामिल है। आप जान ही रहे हैं, रज़्मनामा जो है बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग की एक संकलन थी और उसके में यह किए थे, अकबर के द्वारा किया गया था। संकलन उनके संरक्षण में किया गया था, इसको आप लोग जानते ही होंगे। अकबर महान के इतिहासकार अबू अल फजल अल्लामी अबुल फजल के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने बसावन के बारे में यहाँ तक कह दिया कि डिज़ाइनिंग और पोर्ट्रेट
और रंग भरने और भ्रम के रूप में पेंटिंग बनाने में उनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था, कोई शान ही नहीं था, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। उसी तरह से पिता के लाइक फादर लाइक सन के रूप में मनोहर दास, जिनको मनोहर या मनोहर के रूप में भी जाना जाता है, और पूरे मुगल काल के जो सबसे मर्मज्ञ आपको राजा थे वह थे जहांगीर के पीरियड में भी इन्होंने योगदान दिया था, और जहांगीर इनको खूब मानते थे क्योंकि इनकी कला को समझना जहांगीर जैसे ही राजा समझ सकते हैं, आम लोग तो समझने के परे हो सकते हैं। और इन्होंने शाही परिवार और दरबार के जीवन को खूब बढ़िया से दर्शाया है। आप यहाँ देख रहे हैं, यह चित्र आपको दिखा रहे हैं, कुमार खुर्रम को जहांगीर तौल रहे हैं। यहाँ खुर्रम है, यहाँ जहांगीर है। इसको कितनी बारीकी से आपको बनाए हैं। यह कला जो है बहुत बढ़िया है, आप समझ सकते हैं। दूसरे में जैन मुनि का यहाँ चित्र आप जो देख रहे हैं जा रहे हैं, और यह आपको भ्रमण करते हुए जैन मुनि की कला जो है काफ़ी बारीकी से बनाया गया है। लगता है कि यह आज वह जैन मुनि जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, और वह कितनी बारीकी से बनाया गया है आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 3 कलाकार को, और यह 3 राजा के समय हुए हैं, और यह तीनों बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बाप बेटे पिता पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। यह आपको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।